हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो 2023 बोर्ड एग्जाम वाले के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। आज मैं आप लोगों को जो 2022-2023 का जो मॉडल पेपर लॉन्च है, 2023 का पूरा मॉडल पेपर का मैं आप लोगों को सोल्यूशन कराने वाला हूँ हिंदी का। अगर वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो 80 से 85% आप लोगों का हिंदी में आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, हमने पूरा का पूरा लिख के लेके आया, पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। इसको लिखने में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी कॉपी लग गई है मुझे। ए कॉपी ये है, ये आपका बी कॉपी है और ये आपका सी कॉपी, मतलब सी कॉपी में पूरा का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। तो पूरा सी कॉपी हम लोग देखने वाले हैं पूरा फुल डिटेल में। ठीक है, और कैसे आप देखिएगा इसमें कि 70 में आप लोगों का 68 नंबर फिक्स हो जाएगा कम से कम। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सामने ही कॉपी में चेक करूंगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, कॉपी भी चेक करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा तक देखना, लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 70 नंबर का आप लोगों का पूर्णांक है। सबसे पहले देखो 15 मिनट तो आप लोगों को इस जो पेपर आप लोग मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर को पढ़ने में लगेगा 15 मिनट। ठीक है, और 3 घंटे आप लोगों को पूरे प्रश्न को करने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट पे करना है और मैं इसका आंसर आप लोगों को OMR शीट पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के पास ये होगा, मिला लीजिएगा। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के लेखक है, मतलब पहले का सी जो है राइट आंसर होगा। तो इसको OMR शीट पे ऐसे करना है आप लोगों को, पहले का सी आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध की रचना है। ठीक है, मैं इसलिए ट्रिक लगाया हूँ ताकि समय बच जाए आप लोगों का। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। दूसरे का ए, देखो दूसरे का ए हमने लगाया है, 1 नंबर यहाँ से भी हमको मिल गया। इसके बाद तीसरा देखिए, गबन किसकी रचना है? तो गबन आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है, मतलब तीसरे का भी ए है, तो यहाँ पे भी 1 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो चौथा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि मानी जाती है 1919 से लेकर 1938 तक। चौथे का बी जो है सही होगा। तो देखो चौथे का बी, इस तरह आपको चौथे पे बी को रंगना है, 1 नंबर यहाँ से मिल गया आपका। ठीक है, पांचवा देखो, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा की रचना है। तो आत्मकथा की रचना मतलब पांचवें का बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पांचवें का बी देखो इस तरह आप लोग रंगोगे तो 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आज देखिए OMR शीट पे करना है इसी प्रकार जिस प्रकार मैं किया हूँ। ठीक है, तभी नंबर आप लोगों को मिलेंगे। छठवां प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। छठवें का पहला सही आंसर होगा। तो देखो छठवें का पहला जो है वो आप लोगों का राइट आंसर होगा, मतलब छठवें का ए, तो 1 नंबर मिल गया यहाँ से। ठीक है, अगला देखो प्रश्न क्या है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, मतलब 7वें का सी। तो 7वें का सी, देखो 7वें को सी को आप लोगों को रंगना पड़ेगा, 1 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा तुरंत। आगे देखो 8वां प्रश्न, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो देखो भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, तो 8वें का बी, तो देखो 1 नंबर मिल गया आप लोगों का। आगे देखो 9 प्रश्न, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो देखिए आधुनिक काल 1843 से अब तक मानी जाती है। 9 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 9 का ए, तो 9 का ए 1 नंबर मिल गया। देखो अगला प्रश्न 10वां, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं, मतलब 10वें का चौथा जो है राइट आंसर होगा, इसलिए 10वें का डी पे हम लोग ट्रिक लगाए हैं, 1 नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, 11 का सी। तो 11 का यहाँ पे हम लोग सी पे क्लिक करेंगे और 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो 12वां प्रश्न है, सोहा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, और मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रकाश। कह रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, मतलब 12वें का दूसरा जो राइट आंसर होगा। तो 12वें का दूसरा पे हमने क्लिक कर दिया, 1 नंबर मिल गया यहाँ से भी। अगला देखो 13वां प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल आपके 4 चरण होते हैं। तो 13 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 का सी, देखो 13 का हमने सी पे क्लिक किया है ना, 1 नंबर मिल गया। अब देखो 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए आकर्षण शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो आ का किया गया है। देखो आगे आ रहा है ना, इसलिए 14 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 14 का डी। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से मिल गया। फिर 15वां देखो, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? सबको मालूम है 2 भेद होते हैं, इसलिए 15 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद 16वां, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास है, इसलिए 16 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का ए पे हमने 1 नंबर मिल गया। इसके बाद 17वां प्रश्न देखो, आंसू का तत्सम रूप होता है, तो आंसू का अछू होता है, 17 का ए, 17 का ए। अब देखो 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है। देखो 18वां प्रश्न हमने कुछ यहाँ पे लगाया है, देखिए क्या है, जैसे यड़ संधि का सूत्र होता है, यड़ संधि का सूत्र होता है इक्वल ची, मतलब 18 का सी, और हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, आपने 18 का बी पहले रंग दिया है, तब जाके आपको आंसर आंसर मालूम चला कि नहीं यार 18 को तो सी होगा। तो आपने एक ही ऑप्शन में 2 बार रंग दोगे ना, तो एग्जामिनर आपको एक भी अंक नहीं देगा, ये पूरा का पूरा एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि इसका आंसर सी ही होगा, मैं जानबूझ के किया हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक ही ऑप्शन में आप लोगों को एक ही चूज करना है, ये नहीं कि 2 रंग देंगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि 18 का सी ही होगा, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सब किया हूँ, ठीक है। तो एक ही बार चूज करना होता है, एक ही बार रंगना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब 18 का सी होगा इकोड़ची, ठीक है। 19वां देखो, फलस्य शब्द का वचन में विभक्ति है, तो देखिए फलस्य शब्द का वचन विभक्ति है आपका, ये षष्ठी विभक्ति है एक वचन, मतलब 19 का ये। तो देखो 19 का ये बिल्कुल सही 1 नंबर मिल जाएगा। 20वां प्रश्न यह है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो देखिए अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, अपठत जो है वो आपका प्रथम पुरुष से एक वचन होता है, मतलब 20वें का दूसरा, तो 20वें का बी देखो। तो यहाँ 20वां प्रश्न देखो OMR शीट पे करना है, यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे अनुक्रमांक भर दीजिएगा, विषय भर दीजिएगा, दिनांक भर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर स्टूडेंट ऑफ विथ डेट, यहाँ पे सिग्नेचर करना है डेट के साथ। बस ये आपका OMR शीट है, जो कि आप लोगों के कितने नंबर, 20 में 20 नंबर आप लोगों को दिला देगा अगर आपने सही भरा है तो। 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, सबको मालूम है, और उसको आंसर शीट आपको OMR पे करना होगा, जो कि ऐसा ही सेम मिलेगा आप लोगों को। तो 20 नंबर तो हमने ऑब्जेक्टिव वाला इस पे करके बता दिया, 20 नंबर क्लियर हो गया आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 50 नंबर वाले प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैसे करेंगे ध्यान से समझो, देखो 50 नंबर के प्रश्न हैं, और यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो रहा है। खंड ब में जो प्रश्न पहला है वो है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए पहला गद्यांश है, मैं तो इसको ही सॉल्व किया हूँ, पहले को 2 देता है, या तो ये कर लो या तो अथवा करके एक और दिया है, तो मैं पहले इसी को ही कर दिया हूँ। क्या बोला है कि यह कोई बात नहीं है कि यह स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये जो आप गद्यांश देख रहे हो यहाँ तक, तो इसका हमें नीचे आपको पूछा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 2 प्रश्न हो गया, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पूछा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, मतलब 3 प्रश्नों का उत्तर देना है हमको, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप देखो हेडिंग डालोगे, यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा का पूरा आप लोगों को, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए। सबसे पहले लिखोगे खंड ब, देखो खंड ब आप हेडिंग डालोगे खंड ब, ठीक है। फिर प्रश्न उत्तर संख्या पहला है, तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला, सेम इसी तरह एग्जाम में लिखना है। इसके बाद पहला देखो मतलब पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, अब हेडिंग आप डालोगे संदर्भ, और लिखोगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखो कितना अच्छा सामने लिखा है यहाँ पे, देखो हिंदी जो है, तो हिंदी को हमने यहाँ पे ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर दिया है, ठीक है। मित्रता चैप्टर से लिया गया, तो मित्रता को भी हमने हाईलाइटेड किया है यहाँ पे, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो यहाँ पे लेखक हैं, उनको भी हमने ब्लैक पेन से लिखा है। इतना ही 3 चीज देगा, एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा कॉपी चेक कर देगा, पूरा नंबर आप लोगों को इसमें समझिए कि मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का संदर्भ है, सेम संदर्भ ऐसे ही लिखना है, ठीक है आप लोगों को। दूसरा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या करना है क्या, जो रेखांकित अंश दिखाई दे रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ जूम करके। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पे जितना अंडरलाइन किया गया है इसका हमें व्याख्या करना है। अब देखिए इसको व्याख्या कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आराम से नोट कीजिए पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोग। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर समान रुचि है
तभी आप मित्रता कर सकते हो। मतलब जो आप में क्वालिटी है वही अगले बंदे में क्वालिटी रहेगी, तभी आप मित्रता हो सकती है। नहीं, मित्रता असमान गुणों में भी हो सकती है। फिर वही कह रहे हैं कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। ठीक है, मतलब कि विपरीत रुचि और विपरीत स्वभाव रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके आगे 2 लाइन और लिखना है जो कि बचा है, तो आप लोग पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो आगे लिखना है कि लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। मतलब लोग विभिन्नता देखकर भी आकर्षित होते हैं, इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रोत्साहित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना। मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया। तो ये रेखांकित अंश का व्याख्या था, जो कि अगर ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आपको कॉपी में चेक कर देगा। देखो हमने कितना स्पष्ट से लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न इसमें पूछा था, उसको बताते हैं। प्रश्न ये पूछा था तीसरा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, लेखक के अनुसार बताइए। तो देखिए उसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, तीसरे का दिख रहा होगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे आपका देखिए निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, और दुखी व्यक्ति किसके तरफ, प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके जो गुण थे सब अलग अलग थे, लेकिन फिर भी इन लोगों में मित्रता हुई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी इस तरह आप लोगों को लिखना है, एग्जामिनर कॉपी चेक कर देगा, पूरे नंबर आपको देगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न, अब पहला प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का पहला प्रश्न जो 6 नंबर के लिए आप लोगों के लिए गद्यांश आता है, गद्यांश इसी प्रकार आपको लिखना कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा, क्योंकि यह प्रश्न नहीं किया हूं क्योंकि 2 ही करना था, तो वो अगला वाला कर दिया हूं, तो अथवा वाला छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। अब प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, देखिए पढ़ते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब पद्यांश करना है। अभी हमने गद्यांश किया है, पद्यांश करेंगे। पद्यांश भी 6 नंबर के लिए आता है। तो हमने पहला ही पद्यांश यहाँ पे उठाया है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामा करुणा में बार बार बंधो तिहिं पाई। अब इसके नीचे प्रश्न दिया है। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार लिखना है। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। ठीक है, ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखोगे संदर्भ। इसका संदर्भ में क्या लिखोगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ऐसे लिखना है। सूरदास जी लिखे हैं। ठीक है, किस ग्रंथ से, सूरसागर ग्रंथ से, हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया। जो जो मेन पॉइंट हाईलाइटेड किए होंगे एग्जाम देखेगा, जब एग्जाम में कॉपी चेक करेगा आप लोगों को, तो बस इसी पॉइंट को देखेगा और नंबर आप लोगों को पूरा दे देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी कि इसमें बोला है कि पद्यांश का ससंदर्भ। देखिए ससंदर्भ मतलब ये होता है कि संदर्भ तो लिखना है, साथ ही साथ प्रसंग लिखना है। प्रसंग में होता है कि पूरे के पूरे पंक्ति में किसके बारे में बात की गई है, ये होता है प्रसंग। तो हेडिंग बनाओगे, प्रसंग लिखोगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है। ठीक है, ये प्रसंग में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप दूसरा प्रश्न का उत्तर दोगे, व्याख्या। ठीक है, आप हेडिंग डालोगे व्याख्या और रेखांकित अंश की व्याख्या करना, सिर्फ इतना जहां तक अंडरलाइन बना हुआ है। मतलब बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, यहां से लेके यहां तक कि उसकी व्याख्या करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए व्याख्या में लिखेंगे कि मैं उस ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपया से बहरा जो व्यक्ति है सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और
निर्धन जो व्यक्ति है सिर पर छित्र धारण कर कर चलने लगता है। ठीक है, इसका अर्थ होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे लिखोगे एग्जामिनर आप लोगों को पूरे के पूरे अंक दे देगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ये भी हो गया आप लोगों का। इसके नीचे प्रश्न पूछा था उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो उसका भी लिखेंगे कि उपयुक्त पद में देखिए रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है, मतलब रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और ये भी आप लोगों का चेक हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा भी यहाँ पे हो गया। अब हम प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। चलो देखो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला आपको दिख रहा है 2 दिया है, दोनों में इसको एक ही करना है, लेकिन हालांकि मैं पहला ही करके आप लोगों को लेके आया हूँ कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाष्य केंद्रम स्थिति इत एवं संस्कृत वाड़ंपस्य संस्कृत से आलोको सर्वस्प्रस्तित्व मुगल युवराज दारासिकोहा आत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणम अध्ययन अकरोत् सत्यसानम जानन तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में कारित। अब इसका हमें देखिए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए कैसे, ये कॉपी है, देखिए पूरा सोल्यूशन इसका देखिए आप लोग, पूरा का पूरा सोल्यूशन। पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा डालोगे, लिखोगे संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से, देखिए हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब हिंदी की जो संस्कृत खंड है उसमें वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ लिखना है। जस्ट इसके नीचे आप प्रसंग लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, मतलब वाराणसी के इतिहास के बारे में बताया गया है, उसकी अवस्थिति के बारे में कि कहाँ पे है, कैसा दिखता है, उसके बारे में बताया गया है। अब जाके हेडिंग डालोगे अनुवाद। ठीक है, अब पूरे के पूरे जो आपका गद्यांश था उसका हम लोग अनुवाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र नमस्ती है, मतलब यहाँ संस्कृत का केंद्र ही वहां पे है, वाराणसी नगरी। यहीं से जो संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला, मतलब वहां से ही संस्कृत जगत में संस्कृत का प्रकाश फैला हुआ है। कहाँ से, वाराणसी से। मुगल युवराज कौन, दारा सिको ने, देखिए अब इसको हाईलाइटेड कर देना है, दारा सिको को। मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को अनुवाद लिखना है, पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या है, तो प्रश्न नंबर चौथा पद्यांश है कि दिए गए संस्कृत का पद्यांश। अभी हमने गद्यांश देखा था, अब पद्यांश आ गया, और ये भी आप लोगों को 5 नंबर के एग्जाम में आएंगे, और इसका भी ससंदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद। ठीक है, तो देखिए हमने पहला किया है। देखिए अब आपकी मर्जी, यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर यहाँ पे आप लोगों का चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा में या तो पहला करो या तो अथवा करो, लेकिन मैं यहाँ पे अथवा कर देता हूँ। ये सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, इसको किया करना है। तो चलो चौथा का हम अथवा कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देखो कॉपी देखो, समझ में आ जाएगा पूरा आप लोगों को। हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का अथवा। अथवा लिखना जरूरी है, तभी एग्जाम में जानेगा कि हाँ चौथा का आपने अथवा किया है। सबसे पहले संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से, हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, देखिए भारतीय संस्कृति पाठ से क्या है, यह उद्धृत है, भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। कहाँ पे, मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब जाके प्रसंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए ये तो संदर्भ हो गया, ये आपका प्रसंग हो गया। अब यहाँ पे अनुवाद कि सब सुखी हो। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। बोला कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कह रहा है कि सब सुखी हो, मतलब सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, मतलब किसी को रोग न हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो,
कोई भी दुखी न हो और कोई भी दुख का भागी न बने। ठीक है, इसका अनुवाद होगा। अब यहाँ पे इतना लिखोगे, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिल जाएगा संदर्भ प्रसंग अनुवाद लिखने से। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों का प्रश्न नंबर चौथा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां क्या है? प्रश्न नंबर 5वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए, आपके एग्जाम में ये खंड काव्य आ गया, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट। आपके डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो कौन सा आपको खंड काव्य करना है। हालांकि मैं मुक्ति दूत का यहाँ पे करा देता हूँ। जितने लोगों को देख लीजिएगा, जितने लोगों को मुक्ति दूत है तो वो मैं सोल्यूशन करा देता हूँ, अन्यथा जितने लोगों का जो है आपका ज्योति जवाहर होगा तो ज्योति जवाहर ही लिख लीजिएगा, मेवाड़ मुकुट होगा तो मेवाड़ मुकुट लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें हमने मुक्ति दूत का लिया है। ठीक है, तो चलिए 5वें का हम लोग देखते हैं, मुक्ति दूत खंड काव्य कैसे लिखेंगे। 3 नंबर के लिए प्रश्न में आता है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो पहला देना है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, या तो मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर चतुर सर का कथान अपने शब्दों में लिखे। तो मैं अब यहाँ पे गांधी जी का चरित्र चित्रण करने वाला हूँ, ये वाला पहला वाला, मतलब कि 5वें का क का पहला करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो हमने लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क का पहला खंड काव्य, वो भी महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। इस तरह हेडिंग बनाना है और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए, कह रहा है कि गांधी का अवतरण भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का महान घटना है। अपने गरिमा एवं अलौकिक चरित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। मुक्तिदूत महात्मा गांधी के दूसरी पावन चरित्र के प्रति कविवर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र की एक भावपूर्ण काव्यांजलि है। इस खंड काव्य के नावक गांधी जी के प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला हम लोग डालेंगे दिव्य पुरुष, और दिव्य पुरुष में लिखेंगे, दिव्य पुरुष में लिखेंगे यहाँ पे कि काव्य के प्रथम सर्ग में ही कवि ने महात्मा गांधी को अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजी के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में क्या हुई है, अवतरित हुई थी। ये आप लोगों को दिव्य पुरुष में हेडिंग बना के लिख देना है। ठीक है, पहली हेडिंग। इसके बाद देखो दूसरी हेडिंग क्या डालोगे, अब यहाँ पे डालोगे दूसरी हेडिंग हरिजनों के उद्धारक, और लिखोगे महात्मा गांधी ने जीवन प्रयत्न दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों का उद्धार करना ही था। कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या कहा, कि दलितों के उद्धार हेतु ही तुमने झंडा किया बुलंद। 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरी हेडिंग है हरिजनों के द्वारा। तीसरा हेडिंग आप डालोगे मातृभक्त, और मातृभक्त में लिखोगे कि गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। माँ को स्वप्नों को देखने पर वे सोचते थे कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता, और वे माँ की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जुट जाते हैं। और गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता आदि गुणों को भी माँ से ही सीखा। ठीक है, इतना ही आप लोगों को मातृभक्त में लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक हेडिंग और आप लोगों को लिखना है क्योंकि 3 नंबर का लिखना पड़ता है। चौथी हेडिंग आपको रहेगी, लास्ट हेडिंग रहेगी महान देशभक्त, और लिखोगे महान देशभक्त में कि देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय व्यतीत हो जाता है और वे जीवन का अंतिम सांस तक देश सेवा करने का व्रत लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे संतानें इनकी कोटि कोटि है मेरे लिए सगे भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम खाई। ये इनकी पंक्ति है, उन्होंने बोला था। ठीक है, और लिखेंगे सचमुच महात्मा गांधी स्वयं को सुख वैभव त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते हैं। ठीक है, अब जाके यह पूरा खंड काव्य आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार लिखोगे तो पूरा के पूरे 3 नंबर आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6 है जीवन परिचय। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के लिए जीवन परिचय आएंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको तीनों याद होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बता रहा हूँ कैसे लिखोगे जीवन परिचय। प्रश्न नंबर 6वें का क का तीसरा, तो देखो कैसे लिखोगे, मैं लिख के लेके आऊँ बहुत अच्छे तरीके से, अब बहुत सिंपल तरीके में। देखो सबसे पहले लिखोगे, हेडिंग बनाओगे, प्रश्न उत्तर संख्या 6वें का क और वो भी उसका तीसरा, जीवन परिचय किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी प्रकार आपको लिखना है। कैसे, देखो, हिंदी के प्रतिभा संपन्न युग प्रवर्तक कौन, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, का जन्म कहाँ पे, देखिए बस्ती जिले के, अब इसको हाईलाइटेड करना है, जो जो मेन पॉइंट है, देखो ब्लैक पेन से में लिखा है ना कि बस्ती जिले के कहाँ पे, आगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ, ठीक है, राठ जिला कौन, हमीरपुर चले गए 8 वर्ष की आयु में, और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति कहाँ पे हुई, मिर्जापुर सदर में कानूनज्ञों के पद पर हुई। पिता के साथ ही मिर्जापुर आ गए। 1921 में उन्होंने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने का उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। ठीक है, किंतु गणित में वो क्या थे, कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में उन्होंने हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। उसके बाद उनकी नियुक्ति कहाँ पे हुई, काशी विश्वविद्यालय में, और वहां पे हिंदी के अध्यापक रूप में हो गई। ठीक है, और वहीं 1937 में विधायक अध्यक्ष हो गए। ठीक है, मतलब विभाग के वो क्या हो गए, अध्यक्ष हो गए। कब, 1937 में। और श्वास का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में इनका देवसान हो गया। रचनाएं भी पूछा था, तो रचनाएं देखिए, चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये महत्वपूर्ण उनकी रचना है। ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, आप तो ये आप प्रश्न उत्तर 6 देखने वाले हैं। प्रश्न उत्तर 6 का क देखे थे, अब प्रश्न उत्तर 6 का ख देखेंगे। इसमें भी जीवन परिचय ही लिखना है, लेकिन वो लेखक का था या कवि का है, कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना भी उसको लिखना है। 5 नंबर ये भी है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, तो हम लोग इसमें तुलसीदास का कर रहे हैं, मतलब 6वें का ख का पहला। आप तीनों याद कर लीजिएगा, लेकिन हम तुलसीदास का कर रहे हैं। देखो, तो हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे, प्रश्न उत्तर संख्या 6वें का ख, और 6वें ख में पहला जीवन परिचय तुलसीदास का। ठीक है, चलिए इनका देखते हैं जीवन परिचय। लिखेंगे, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के कहाँ पे, राजापुर नामक गांव में 1554 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान देखिए एटा जिला भी बताते हैं, मतलब एटा जिले के सोरो नामक स्थान में मानते हैं कुछ लोग। और यह सरयू पारीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम देखिए क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम था हुलसी। उपभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके जो माता पिता इन्हें त्याग दिया था। और इनके स्वामी देखिए नर हरिदास, याद कर लीजिए, नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने, देखिए काशी के कौन, याद रख लीजिए, शेष सनातन नामक विद्वान ने, ठीक है, जो विद्वान थे, इन्हें वेदों का, पुराणों का और ग्रंथों का ज्ञान कराया था तुलसीदास को। और इनका विवाह देखिए दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जो शादी हुआ था वो रत्नावली नाम की लड़की थी, उनसे हुआ था। जो किनकी लड़की थी, दीन बंधु नामक एक पाठक थे, उनकी लड़की थी रत्नावली, उनसे ही उनका विवाह हुआ था। और वे पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वे पत्नी के उपदेश से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन जो है वो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु देखिए काशी के 80 घाट पर 1680 में हुआ था। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। ठीक है, इस तरह लिखोगे पूरे के पूरे 5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, चलो
देखते हैं प्रश्न उत्तर 7वां। देखिए प्रश्न 7वां क्या है, ठीक है, उसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 7वां है कि अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। देखिए श्लोक लिखना है 2 नंबर के लिए पूछेगा और इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर चौथा जब देखेंगे प्रश्न संख्या 4, तो यहाँ पे देखिए 2 श्लोक आया हुआ है। अब इन दोनों श्लोकों को नहीं लिखना है, इन दोनों से हट के लिखना है, क्योंकि उसमें बोला है कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये नहीं कि इन्हीं को उतार देंगे, इन्हीं को उतारेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, इन दोनों से हट के लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए प्रश्न उत्तर 7वां कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। तुरंत आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न 7वां भी आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 8वां मैं आपको दिखाता हूँ। और प्रश्न नंबर 8वां क्या है, प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, चारों में से किसी 2 का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलो 2 का उत्तर हम लोग दे दे। एक मैं पहला दे देता हूँ, भारतीय संस्कृत मूल की मस्तिका, और एक वीर केन पूजते। इन दोनों का मैं उत्तर दे देता हूँ, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन। तो देखो डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 8। अब देखो प्रश्न उत्तर संख्या 8 का हमने यहाँ पे पहला किया है। पहला प्रश्न में पढ़ता हूँ, देख लो क्या था कि भारतीय संस्कृतम मूलम किम अस्ति। तो लिखेंगे इसका उत्तर होगा कि विश्व, देख लिखेंगे विश्वस्य अस्पष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों का मिल गया इसमें। और एक प्रश्न है ये अब चौथा वाला, वीरह केन पूजते। तो लिखेंगे वीरह वीरण पूजते, और यहाँ से 2 नंबर, मतलब टोटल 4 नंबर आप लोगों को मिल गया, ठीक है। चलो अब लास्ट प्रश्न है उसको देखो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निबंध, ठीक है, जो कि 9 नंबर के लेके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट पे, ठीक है, जनसंख्या से लाभ और हानि। पर्यावरण तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ अलग बताया हूँ। इसमें जनसंख्या वाला पे मैं निबंध लिख रहा हूँ, जो कि 9 नंबर मिलेगा, ठीक है। कैसे लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 9, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 9। और यहाँ पे आपको कोष्टक में लिख देना है एक चीज कि जनसंख्या पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को और क्लियर हो पाए कि आपने किस पे लिखा है, जनसंख्या पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखोगे कैसे, जनसंख्या पे आप लोगों को लिखना कैसे है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रूपरेखा, ठीक है। और रूपरेखा में पहले आप लोगों को हेडिंग बना के लिखना है कि पहले आप प्रस्तावना लिखोगे, इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि के कारण, फिर निवारण लिखोगे, और फिर उपसंहार लिखोगे। तो ये रूपरेखा है, यही पॉइंट आप लोगों को लिख देना है, 9 नंबर पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रस्तावना, और लिखोगे इसमें प्रस्तावना में लिखोगे कि देखिए बम विस्फोट की बात हम जाने कब से सुनते आ रहे हैं, पलक मारते बम फूटता है और सर्वनाश का दृश्य उपस्थित कर देता है। इधर के वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि भी इतनी तेजी से हुई है कि उसे विस्फोट की संज्ञा मिल गई है। इस तेजी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1940 ईस्वी के आसपास हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 40 करोड़ के आसपास थी। 1947 ईस्वी में देश का जो विभाजन हुआ तो इसका काफी क्षेत्रफल पाकिस्तान में चला गया। फिर भी अनुमान है कि स्वतंत्रता के समय देश की आबादी कम से कम 38 से 40 करोड़ के आसपास थी। भारत की जनसंख्या वर्तमान में कम से कम 132 करोड़ को पार कर गई है। इतनी जनसंख्या समझ लीजिए, जब विभाजन हुआ तो उसमें 40 से 38 करोड़ तक मानी जा रही थी, लेकिन आज भी देखा जाए तो 132 करोड़ जनसंख्या हो गया है, ठीक है। अब दूसरे हेडिंग आप डालोगे जनसंख्या में वृद्धि के कारण, क्या कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो लिखेंगे कि देखिए देश की स्वतंत्रता के बाद उसकी जनसंख्या में जो इतनी तेजी से वृद्धि हुई है उसका एक मुख्य कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं हैं, ठीक है। लोगों का जीवन जो स्तर है ऊंचा उठा है और मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों में परिवार बढ़ाने की होड़ सी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इस धारणा पर जोर दिया जाता है, जोई ढेर सोई शेर, अर्थात जिस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी ही अधिक होगी उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। महामारियों के उन्मूलन
और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि से ही मृत्यु दर क्या हुई है, घटी है। ये आप लोगों को जनसंख्या में वृद्धि के कारण हमने बता दिया, इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद तीसरी हेडिंग लिखेंगे हम लोग। तीसरी हेडिंग में निवारण, ठीक है, कि इसका निवारण कैसे किया जाए। तो लिखेंगे कि जनसंख्या की तेज वृद्धि को कैसे रोका जाए, इस बारे में सरकार की ओर से बराबर प्रयास होते रहे हैं, किंतु उसमें आंशिक सफलता ही मिली है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी परिवार नियोजन को सम्मिलित किया गया, पर उसका भी अब तक कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है। सरकारी सेवा में लगे लोगों का परिवार नियोजन के लिए जोर डालने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सुविधाएं से वंचित करने के नियम बने। इन सब का थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ, पर जनसंख्या में वांछनीय कमी नहीं लाई जा सकी। ठीक है, ये इसका निवारण है। अब लास्ट हेडिंग आप बनाओगे उपसंहार। ठीक है, और उपसंहार में लिखोगे कि कठिनाई यह है कि यह युग उपभोगवाद में विश्वास रखने वाला युग है। पाश्चात्य विचारों और जीवन शैलियों के प्रचार से इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पूर्वजों के आदर्शों को याद करें और पुनः उन पर आचरण करना सीखें। ये उपसंहार। अब देखिए पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया। प्रश्न 9 भी कंप्लीट। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने 70 में पूरा 70 नंबर का सोल्यूशन करा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पूरा का पूरा शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे के सभी हम लोग सोल्यूशन करा देंगे इसी तरह हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, बस आप लोगों को लाइक करना है। अब पूरा का पूरा सोल्यूशन देख लो। अगर ये सोल्यूशन पूरा आ गया तो पूरा का पूरा 80-85 नंबर तो ऐसे ही ले आओगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।